तो पिछले क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल का पाठ्यक्रम देखे थे कि क्या क्या हम लोग को बीपीएससी पीटी के उद्देश्य से पढ़ना है। आज हम लोग उसका पहला टॉपिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बिहार की स्थापना देखेंगे कि बिहार की स्थापना कैसे हुई, और सेकेंड में जितने भी जिला है या बाउंड्री है इन सभी को देखेंगे। इस पार्ट को हम लोग, इन दो टॉपिक को हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बिहार की स्थापना। आपने बंगाल विभाजन का नाम सुना होगा, जो कर्जन के द्वारा किया गया था। हालांकि उसको कहते बंगाल विभाजन, लेकिन वो असल में बंगाली विभाजन था। मतलब जो बंगाली लोग थे उनको एक तरह से बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया? क्योंकि जो कलकत्ता था वो सेंटर था अंग्रेज़ों का, और कोई भी अगर सेंटर रहता है, कैपिटल रहता है, तो वहाँ उस क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। मैकुले के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाया गया। जितने भी सरकारी नौकरी में भर्ती हो रही थी तो वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के आधार पर ही हो रही थी। और क्योंकि कलकत्ता सेंटर था तो वहाँ पे मिशनरी को द्वारा काफ़ी स्कूल बनाया गया। अंग्रेज का सेंटर था तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ। तो बंगाली लोग एजुकेशन में और बाकी सब क्षेत्र में बाकी इलाकों से आगे निकल गए। जब हम इतिहास में बंगाल की बात करते हैं तो आज का बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ये सब मिला के इतिहास में जो हम लोग बंगाल की बात करते ये सब था। इतना बड़ा बंगाल था। इसमें क्या हुआ कि 3 क्षेत्र यहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक में बिहार हो जाएगा हमारा, एक में झारखंड हो जाएगा, और एक में हमारा उड़ीसा हो जाएगा। ये जो हो गया ये हमारा हो गया बांग्लादेश, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और बाकी में क्या क्या, किसने बंगाली को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया कर्जन के द्वारा। और इसी के विरोध में काफ़ी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, कपड़ा जलाओ आंदोलन हुआ। सुमित सरकार एक इतिहासकार हैं, उनका ऐसा मत है, क्योंकि उस टाइम वैसा कोई डाटा नहीं हुआ करता था, लेकिन उनका मत ये है कि जब ये आंदोलन चालू हो गया भारतीयों की तरफ से, तो 2005 या 2004 1904 में और 1905 में अंग्रेज़ों के द्वारा लगभग 36 लाख रुपए से अधिक का कपड़ा भारत में बेचा जाता था। उस टाइम 36 लाख रुपए, मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट था। और ये जब स्वदेशी कपड़ा का अभियान चला, विदेशी कपड़ा को नहीं पहनना है, तो उसका कम से कम 50% घट गया, यानी कि 16-17 लाख 15 लाख पे आ गया। तो इससे अंग्रेज़ों को आर्थिक रूप से काफ़ी बहिष्कार हो रहा था, काफ़ी उन लोग को नुकसान हो रहा था। दूसरा कि ये जो एजुकेशन के रूप में जो बंगाली यहाँ पे डेवलप किए, तो यहाँ पे बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार के क्षेत्र में यानी कि बिहार झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में, तो आपको स्टार्टिंग में जब आज़ादी के आंदोलन शुरुआत होगा तो स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा विभूति नहीं मिलेंगे आपको। अधिकतर आपको बंगाल की तरफ से, कलकत्ता के क्षेत्र से मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन यहाँ पे कम डेवलप था। उस टाइम जो हमारी विभूतियाँ थी बिहार की तरफ से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, तो ये जनता को भी थोड़ा सा मोटिवेट करने लगे कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, राजनीति में आगे आइए और देश का कल्याण कीजिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि किसी तरह का यहाँ पे दबाव था। जो बिहार बंगाली लोग डेवलप कर गए एजुकेशन के माध्यम से, तो सारे सरकारी जॉब में वही लोग आने लगे, तो एक हल्का सा आ जाता। लेकिन यहाँ पे वो अपना मेहनत करके आए, तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं लेके चलना है यहाँ पे। और ये जो बंगालियों को विभाजन क्या कर्जन, वह इस उद्देश्य से किया था कि अगर जब ये डेवलप है और ये चुन के संसद में आएंगे तो ये लोग अपने ज़्यादा अधिकारों को मांग करेंगे, तो यहाँ पे बंगाली को बांट दिया जाए। इधर जो बांग्लादेश के क्षेत्र थे इसमें मुस्लिम वगैरह थे, है ना, और ये पूरा क्षेत्र एक हिंदुओं का क्षेत्र था। हालांकि और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आ जाते हैं बंगाली में। अधिकतर यहाँ पे हिंदू आते हैं, क्योंकि वो लोग पहले डेवलप किए। जब आप लोग शिक्षा का विकास देखिएगा इतिहास में, तो आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम जानबूझ के पिछड़ गए, कोई उनको दबाया नहीं गया। कुछ ऐसे जो उनके लीडर्स हुए, उन्होंने ही मॉडर्न एजुकेशन को त्याग करने को कहा कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, ये सब नहीं करना है। तो समय के साथ पिछड़ते चल गए। इसी पे कभी कभी इतिहासकारों में चर्चा भी निकल जाती है कि मुस्लिम शासक देखेंगे तो 800 सालों तक भारत में राज किए, लेकिन फिर भी काफ़ी क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में वो काफ़ी पिछड़ गए। तो इसी कारण क्यों उनके जो लीडर हुए, जो भी मुल्ला मौलवी निकल के उनका प्रतिनिधित्व किए, उन्होंने वो मॉडर्निटी को अपनाया नहीं, वो वही पुराने विचारों को लेकर चले। तो इस कारण वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे पिछड़ गए।
तो यहाँ पे जो बंगालियों को विभाजन करने का प्रयास किया गया, तो ऐसा किया गया कि आधे बंगाली चले जाए इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और आधे बंगाली आ जाए इधर बिहार के क्षेत्र में। तो इससे क्या होगा कि उनका जो वोटिंग पावर है वो घट जाएगा। यह कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, इसमें किसी एक समुदाय के लोग हैं, उनका मान लीजिए 30 वोट है, दूसरा समुदाय के लोग हैं उनका मान लीजिए 80 वोट है, और तीसरे समुदाय का लोग को 50 वोट है। तो जब इसको एज अ होल वोटिंग होगा तो ये 80 वाला जीत जाएगा। अब सरकार क्या की, इसको बांट दी, इसको क्या की, इसको बांट दी, इसको इधर कर देगी 45 और इधर भेज देगी 35। तो क्या होगा, ये कम्युनिटी एज अ होल बट गया। तो ये क्या अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, इनका वोटिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये दो क्षेत्र के लोग उनको चाप देंगे। तो इसी तरह का यहाँ पे कर्जन ने प्रयास किया इसको बांटने का, लेकिन विरोध काफ़ी जोरों शोरों से हुआ। और 1911 में जब प्रिंस आए, इंग्लैंड के प्रिंस, वेल्स के प्रिंस, तो उन्होंने घोषणा किया कि ठीक है इसको कम कर दिया जाए, जब हम लोग मतलब इसको जो विभाजन हो रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि बंगालियों को ना बांटा जाए। बिहार और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को, मैंने बिहार और बंगाल के नाम से 2 राज्यों की स्थापना की जाए। जब इतिहास को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा, वो जो वाइसरो का कमेटी होता था, वहाँ उस पद तक वो पहुँचे। कुछ ऐसे इतिहास में एक तरह से बिहार के लिए लक का काम किया, और उन्होंने ही सजेशन दिया कि इतना जो विवाद उठ रहा है, जो हल्ला हो रहा है, तो हम लोग ऐसा करते कि बिहार और बंगाल को अलग कर देते हैं, तो पूरा बंगाली एक तरफ हो जाएंगे, तो ये लोग का भी अपना विवाद खत्म हो जाएगा, और इधर से बिहारी लोग भी खुश हो जाएंगे कि हाँ हम लोग अपना अलग हो गए, तो हम लोग अपना प्रतिनिधित्व भेज पाएंगे और शिक्षा वगैरह या नौकरी वगैरह में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझें। इसी दौरान क्या हुआ कि 21 मार्च 1912 को जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब बिहार और बंगाल को अलग कर दिया जाएगा, और 22 मार्च को प्रस्ताव पारित हो गया। 22 मार्च 1912 को प्रस्ताव पारित हो गया, और बिहार के लोग भी थोड़ा खुशी जल्दी मना लिए, पटाखा उटाखा फोड़ लिए कि हाँ अब अलग हो गया। लेकिन ऑफिशियल रूप से यह 1 अप्रैल को बिहार और बंगाल को अलग किया गया। तो इससे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अगर पूछा जाए ऑफिशियल रूप से बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। लेकिन पूछा जाए कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च। मतलब इस दिन प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन प्रस्ताव पारित होता है, उसको लागू करने में कुछ समय लग जाते हैं, क्योंकि विभाजन आपको करना है। तो इस टाइप का यहाँ पे अच्छे सवाल बनते हैं। अगर अच्छा सेटर रहा तो इससे भी अच्छा सवाल पूछ सकता है कि जिस दिन हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, उस दिन और कौन सा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सवाल आप लोग समझे, जिस दिन हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, उस दिन कौन सा दिवस या किस दिवस के रूप में उस दिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो बिहार स्थापना दिवस को हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही विश्व जल संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं। और आजकल जल और पर्यावरण काफ़ी हाईलाइट में, हर एग्जाम में 2-3 सवाल आया जाता है। तो अगर ऐसा सेटर पूछेगा तो यानी कि आप लोग एक सवाल में वो 2-3 नॉलेज आपका चेक कर लेगा कि बिहार स्थापना दिवस आपको आता है कि नहीं। फिर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फिर उसे पकड़ेंगे कि बाकी हमको आता है कि नहीं, है ना। वो दे देगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर सेफ डे, ऐसे करके वो दे देगा, तो समझ जाएंगे कि हाँ जल संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और यही हम लोग का बिहार की स्थापना हो गई। लेकिन जब आप अभी भारत के नक्शा में देखेंगे तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र तब का बिहार था। तो कोई उड़ीसा में फैटाफैटी किया तो केस चल रहा है पटना में, तो आदमी को बड़ी कष्ट हो जाए, मारा पिटी करे उड़ीसा में, पुरी में, उसको आना पड़ रहा है पटना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से। उड़ीसा को किससे अलग कर दिया गया? बिहार से। उसके बाद जो बच गया बिहार और झारखंड बचा। आज़ादी के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बिहार के हुए तो उसमें से अधिकतर बिहार के ही मुख्यमंत्री हुए, मतलब झारखंड के तरफ से काफ़ी कम मुख्यमंत्री हुए। थोड़ा सा जातिवाद भी 1970-80 के दशक में ज़्यादा रहा, तो थोड़ा सा विकास में बिहार का क्षेत्र थोड़ा अलग हो गया, मतलब थोड़ा सा झारखंड का क्षेत्र पिछड़ गया बिहार के मुकाबले में, क्योंकि मुख्यमंत्री इधर के हैं तो अपना एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया।
दूसरा ये भी एक नेचुरल बैरियर आ जाता है, क्योंकि बिहार थोड़ा सा प्लेन मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आसानी से हो जाएगा। रेलवे बिछाना है, रोड बिछाना है, कुछ बिल्डिंग बनाना है, लेकिन पठारी इलाका में, पहाड़ी इलाका में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, कष्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक जोग्राफिकल हार्म्स है। अब बिहार के लोग क्या करते थे, आप लोग आज भी सुनते होंगे कि हमारा बाबा दादा बड़ी अच्छा मंदिरा बजाते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास मैदान है, उस टाइम मुख्य कार्य खेती ही थी, और हमारे पास जो मैदान है काफ़ी उपजाऊ है, तो लोग अपना धान उन छिट दिए, बीजा छिट दिए, और आराम से अपना खेती हो जाता था, फसल उग जाता था। कभी कभी सुनते होंगे कि बाबूजी कहाँ, तो बेटा बोलता था पुलिया पे बैठ के ताश खेलब कर रखूँ, ऐसा है ना। तो क्या इधर के लोग बड़ी आराम से उनका काम धंधा हो जाता था। झारखंड में थोड़ा दिक्कत होता था, तो इसी को लेकर थोड़ा सा आंदोलन चला, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। अब इससे कुछ टेक्निकल सवाल बनते हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ, बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ, तो 2 बार। एक बार उड़ीसा बना और एक बार झारखंड। तो बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। क्लियर है। कब कब हुआ, एक उड़ीसा जब बना तब, और एक जब झारखंड बना तब। इसको मिटा देते हैं। जब बिहार और झारखंड, हाँ आप लोग के पास है ना मैप, जब बिहार और झारखंड अलग हो गए तो उससे पहले मतलब 15 नवंबर 2000 के पहले कुल मिला के 55 जिला था, जो संयुक्त रूप से बिहार और झारखंड था। जब अलग हो गया तो बिहार में हो गए 37 जिले, और बाकी जिले चले गए, 18 जिले चले गए झारखंड में। उसके बाद झारखंड में 6 जिले और जोड़े गए। तो हम लोग को झारखंड यहाँ नहीं जानना चाहिए, मतलब उसका उद्देश्य हमारा नहीं है। बिहार में जब स्थापना हो गई 15 नवंबर 2000 के बाद, जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो बिहार में कितने जिले थे, 37 जिले, और बाद में एक जिला और बना। कौन सा वो है, अरवल जिला। अरवल जिला आपको दिखेगा, नालंदा के नीचे अरवल जहानाबाद है ना, औरंगाबाद के ऊपर दिख रहा है अरवल जिला। तो पूछा जाए कि बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला कौन है, सबसे नया जिला अरवल। ये कब बना, 2001 में बना। ये कब बना, 2001 में। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया तो कुल क्षेत्रफल का 54% क्षेत्रफल बिहार के पक्ष में आया और 46% क्षेत्रफल झारखंड के पक्ष में आया। तो मोटा मोटी बराबर ही यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो ये हम लोग का जो बिहार की स्थापना थी उसको हम लोग यहाँ पे समझे। बाकी जो PDF है तो पहले ही हम दे चुके हैं, वो आप ले लेंगे, आप उससे आप लोग लिख लेंगे। तो बिहार की स्थापना को हम लोग यहाँ पे देखें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल, बिहार कितनी बार विभाजन हुआ, 2 बार। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 1912 को हुआ, लेकिन पूछेगा कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को एक और मुख्य दिवस मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस। क्लियर यहाँ तक। चलिए, बाकी सबसे नया जिला कौन है, अरवल है ना। बिहार में भी कितने जिले हैं, 38 जिले। अब हम लोगों को सभी जिला को एज इट इज अपने दिमाग में रखना होगा। भारी लग रहा होगा सुनने से कि 38 जिला, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले बिहार का हम लोग नक्शा बनाने सीखेंगे, मोटा मोटी कि किस टाइप का नक्शा हम लोग को बनना चाहिए। तो जब स्टार्टिंग फेज़ में आप लोग शुरुआत करेंगे नक्शा बनाने का, तो सबसे पहले हम लोग नदी बनाएंगे, क्योंकि नदी एक अच्छा बाउंड्री हम लोग को दे देता है। तो आप देखेंगे नक्शा में, तो इधर से एक आएगी हम लोग की गंगा नदी जो मुख्य है, दिख रहा है आप लोग को मैप में, है ना। एक और आपको दिख जाएगी सोन नदी, दिख रहा है आपको सोन नदी। गंगा में एक और आपको मिलते हुए दिखेगी, इधर से घाघरा दिख रही है आपको, और एक आपको और दिखेगी वेस्ट चंपारण के बाउंड्री से सटते हुए गंडक नदी। आपको दिख रहा है ऐसा, ये नदी आपको मिला। तो ये हमारी नदियां हैं।
ये कौन सा है हमारा घाघरा, ये हमारा कौन सा है गंडक, और ये हमारा सोन, और ये तो हमारा गंगा। और भी बहुत सारी नदियाँ, लेकिन मुख्य ये नदी है। अभी हम लोग बिहार का नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि यह जो हमारी गंडक, इसको थोड़ा सा और हमको तिरछा करना चाहिए तो ज़्यादा सही बनेगा। आपको दिख रहा होगा कि घाघरा और गंडक के बीच में आपको 3 जिले दिखेंगे, गोपालगंज, सिवान और सारण। है, आपको दिख रहा है? अब उसका आप अगर डायग्राम ध्यान से देखें तो यह कुछ इस टाइप का होगा, है ना, बाउंड्री। इधर आपको बलिया पड़ेगा इस क्षेत्र में, जो बलिया किसका है, उत्तर प्रदेश का है, और इधर आपको एक देवरिया मिल रहा होगा, लिखा है मैप पे? अगर नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, देवरिया है, हाँ वो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे कुछ लोग देखते क्या मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे कर देते डायरेक्ट, तो ऐसे कर देंगे तो या तो देवरिया लिपटा जाएगा अपने में, तो लड़ाई नहीं करना है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के और अंदर की तरफ ऐसे करेंगे। ये हो गया हम लोग का देवरिया। यहाँ पे आपको 2-3 जिला मिलेगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे हम लोग बना देंगे एक सेमी सर्कल। एक सेकंड, मैं दूसरा कलम लेता हूँ, दूसरे कलर का, तो आप लोग को और सही होगा। ये हो गया हम लोग का एक जिला, और एक हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये ऊपर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपालगंज, दिख रहा है। और ये जो हम लोग बनाए इस क्षेत्र को, ये हो जाएगा हमारा सिवान, और ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा सारण। तो अगर पूछा जाए कि क्या सिवान गंडक नदी से सटती है, तो नहीं सटती। क्लियर है? गंडक नदी से कौन कौन सट रही है? गोपालगंज और सारण। लेकिन घाघरा नदी से गोपालगंज, सिवान, सारण तीनों सट रही है। क्लियर है? 3 जिला हो गया, 38 में से 3 हो गया। एक नालंदा आप लोग जानते हैं, तो 4 क्लियर है। पटना भी फेमस है। अब हम लोग यहाँ से गंडक नदी के ऊपर से देखेंगे। गंडक नदी के इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? ईस्ट को पूर्व बोलेंगे। पूरब से आपको दिख रहा होगा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दिख रहा है नक्शा में, है ना? तो यहाँ ऊपर से हम लोग बनाएंगे वेस्ट चंपारण, ये ऐसा निकलेगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर वेस्ट चंपारण के बाद आपको मिलेगा ईस्ट चंपारण, और एक छोटा सा जिला मिलेगा शिवहर। और जो शिवहर है वो सीतामढ़ी के बीच में है ना? और सीतामढ़ी में आप देखिएगा कि हल्का सा थोड़ा सा मुकुट टाइप का ऐसे निकला हुआ है ना? ये मुकुट बनाना जरूरी है। अगर प्लेन खींच दीजिएगा तो नेपाल हड़प लेगा नहीं जमीन, तो मुकुट बनाना जरूरी है। तो ये हो गया हम लोग का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद जो आपको अगला जिला मिलेगा वो मिलेगा मधुबनी। तो मधुबनी थोड़ा थोड़ा अपना प्लेन ही चलेगा, तो हम लोग ऐसे प्लेन चलते चलेंगे। मधुबनी के बाद आपको मिलेगा सुपौल और अररिया, और सुपौल और अररिया के बाउंड्री पे आपको एक हल्का सा ऐसे तीर टाइप का मिलेगा। ये तीर बनाना जरूरी है, क्योंकि यही तीर क्या करता है? सुपौल और अररिया का बाउंड्री बनाता है। सुपौल और अररिया से जब आप आगे निकलेंगे तो फिर पड़ेगा किशनगंज, और किशनगंज जहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि जहाँ पे ऑलमोस्ट बिहार की सीमा ख़त्म होती है, वहाँ पे आपको एक कुप्पी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। कुप्पी समझते ना, तेल उल डालते थे पहले, हाँ पानी भी, तो ये इस टाइप का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे शायद एक आपको जगह मिल रहा होगा चंद्रगढ़ी, है ना? तो नेपाल का है, तो हम लोग चाहना तो है नहीं कि हड़प ले, तो दे देते हैं नेपाल को उसका हिस्सा। और यहाँ से फिर हो जाएगा आपका किशनगंज का एंडिंग। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे निकाल के और ऐसे हम लोग एंडिंग कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग आउटलाइन देखें। अब इस जो ऊपर का हम लोग बिहार का जो नक्शा बनाने, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं सिकोड़ेंगे, बस ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे कि ये जो पश्चिमी चंपारण है और ये जो हम लोग का किशनगंज है, नक्शा में ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ पे बैठे तो एकदम फिसूल के आ जाए किशनगंज, क्योंकि ढलान है बिल्कुल। ऐसे हम लोग का बिहार का जो उत्तरी सीमा या फिर भारत का वो जो नेपाल से सीमा बन रहा है ना, अगर हम इसको बराबर में बना देंगे तो नक्शा गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण हम लोग का क्या सबसे उत्तरी सीमा है,
तो इसको सबसे उत्तर में दिखना चाहिए कि किशनगंज से काफ़ी ऊपर बाकी सभी क्षेत्रों से। सीतामढ़ी में थोड़ा सा पहाड़ यहाँ पे बना देंगे, और ये जो अररिया और सुपौल है उसके बीच में बाउंड्री जरूरी है, ये चोखिन दे देंगे, तीर निकाल देंगे। ये क्लियर हो गया। गोपालगंज, सिवान और सारण हम लोग क्लियर कर दिए। अब ध्यान देना है कि ये जो एरिया है हम लोग का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो कौन सा है? कैमूर है, कैमूर है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये जो है ना इससे ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा रहे इस क्षेत्र में, बस एक ऐसे हम लोग गोल बना देंगे। इसके अंदर आपको 4 जिला मिल जाएंगे, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास को एक बार ध्यान से देखेंगे, रोहतास थोड़ा सा ऐसे पैर ऐसे करके फंसा दिया है, जिससे क्या हो गया है कि रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बना रहा है ना। वो काफ़ी एकदम छोटा सा ऐसे पैर, वो लगता नहीं ऐसे लंगी फंसा देते हैं, वैसा काम किया है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आप लोग को, समझ गए यहाँ पे कैसे है। और इस क्षेत्र का जब हम लोग फोटो बनाएंगे, ये जो सोन नदी से लेके इधर का जो बाउंड्री बनाएंगे बिहार का, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बराबर चलते चलेंगे, है ना। सबसे क्या बोले इसको, दक्षिणी सीमा बिहार की कौन सी जिला लगती है? तो गया लगती है। तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये जो एरिया है ना, ये जो क्षेत्र है, थोड़ा सा हम उसको नीचे लाएं। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इनफैक्ट मात्र 10 से 20 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन वो दिखना चाहिए नक्शा में कि हाँ सबसे दक्षिणी सीमा ये है। तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे और इसको हल्का सा, गया आप देखेंगे थोड़ा नीचे आया है, तो गया को हल्का सा ऐसे नीचे हम लोग लेके चले जाएंगे। तो इधर आपको कौन सा जिला मिल जाएगा? औरंगाबाद एक बड़ा जिला है, बगल में आपको गया मिल जाएगा और उसके बगल में आपको नवादा मिलेगा। तो ये जब ऐसे हम लोग चलेंगे तो नवादा में आप ध्यान से देखिएगा तो लगता है कि कोई ऐसे उसको मुक्का मार दिया, तो वो ऐसे हो गया है नवादा में मुक्का मारा हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे उठा देंगे, लगना चाहिए कि मुक्का मार के इसको इधर कर दिया गया है। ये चीज़ दिख रहा है आपको। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे सटा देंगे। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम लोग के फीचर, हालांकि इसको थोड़ा सा और हम डाउन कर देते तो अच्छा रहेगा। ये मुक्का मारने के बाद थोड़ा सा ये और ऐसे नीचे आके फिर ये ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग देखें कि बिहार का नक्शा में क्या क्या मेन फीचर है। सबसे पहले हम लोग ऊपर का बाउंड्री में ध्यान देंगे कि किशनगंज से एकदम ढलान दिखना चाहिए, पश्चिमी चंपारण से ढलान दिखना चाहिए किशनगंज तक। सबसे ऊपरी क्षेत्र यानी कि जिसको हम लोग सबसे उत्तरी बोलते हैं नॉर्थ को हिंदी में, हाँ, तो सबसे उत्तरी क्षेत्र हम लोग का पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सीतामढ़ी में छोटा सा पहाड़ और एक त्रिकोण ट्रायंगल टाइप का बना देंगे सुपौल और अरेरा के बीच में। किशनगंज में एक कुप्पी बना देंगे, नहीं तो चंद्रगढ़ी हम लोग में आ जाएगा। बाकी नवादा में एक मुक्का मार के थोड़ा सा अंदर कर देंगे इसको। और यहाँ पे गोपालगंज में हल्का सा एक ऐसे बना देंगे जो गोपालगंज, सिवान और सारण है। और यहाँ पे हम लोग का है रोहतास और हम भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये सब हम लोग का है। तो यहाँ तक आउटलाइन आप लोग को क्लियर है। घर में आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये जो हम लोग नक्शा बनाए तो वो स्टार्टिंग फेज सीखने के लिए, क्योंकि नदी के कारण काफ़ी आपको आइडिया मिल गया। अब इसको कैसे हम लोग बिना नदी के नक्शा बनाएं, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होगा वो इस क्षेत्र में होगा। क्या हो जाएगा मिस्टेक? आप इस टाइप का पश्चिमी चंपारण बनाएं, हम मात्र इस फेज को बनाते हैं, ऐसे पश्चिमी चंपारण बनाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे आया है तो आप थोड़ा सा अंदर आएंगे, ठीक है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद सीधे ऐसे कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हो गया। क्योंकि इसके बाद आप देखिए काफ़ी अंदर घुसा है ना। ये बक्सर ज़िले में आके मिल रहा है, ये जो हमारा घाघरा और गंगा है, और इधर से कर्मनाशा नदी भी आती है, इसी में हुमायूं कूद के भागा था। तो ये काफ़ी अंदर आता है, तो यहाँ पे दिखना चाहिए जब आप इसको फ्री हैंड बनाएंगे ना, तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि बिल्कुल अंदर तक आए और तब यहाँ से ऐसे निकले। दिख रहा है कितना अंदर लाए हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इसका दो आप लोग काम करेंगे, पहले पेंसिल से नदी बनाएंगे और फिर कलम से सारे नक्शा को हिसाब से बनाएंगे और फिर रबर से मिटा देंगे नदी को और फिर मिलाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि हमको कितना एरिया लेना है। क्लियर है? तो अब तो बिहार का नक्शा बनाना कोई टफ नहीं है, 30 सेकेंड में आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि नक्शा बन जाए। अब हम लोग
सारे जिला को देखेंगे। अब हम लोग सारे जिला को देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये 3 काफ़ी आसान है, गोपालगंज, सिवान और सारण। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट चंपारण, आप लोग अपना नक्शा में देखेंगे वेस्ट चंपारण है, फिर ईस्ट चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी के अंदर शिवहर है। सीतामढ़ी के बाद कौन सा है? मधुबनी है, फिर सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, किशनगंज के नीचे पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है और बांका है। क्लियर है इधर तक? तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। हालांकि इसको याद करने का बड़ा आसान ट्रिक है, जो पहले भी हम बता चुके हैं, है ना वो ट्रिक सीता वाला। तो बड़ा आसान है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और शिवहर, इतना तो कोई टफ नहीं है। तो एगो सीता नाम की लड़की थी, सीता जी नहीं समझना, सीता नाम की एगो लड़की थी। तो सीता नाम की लड़की मध पीली और सूपो पीली और अरल है। तो कोई पूछा भाई काहे लगी अरल है? तो किशन से मिलेंगे। तो सब गांव में हल्ला हो गया, काहे किशन से मिलेगी? तो किशन उसका पुरनका यानी कि पूर्णिया हार लेकर भागकर बांका चला गया है। तो आप ऐसे करके सारे इधर जिला को याद रख सकते हैं। सीता नाम की लड़की सूप पी, मद पी और अरल है कि किशन से मिलेंगे। काहे? तो काहे कि पुरनका हार लेकर भागकर बांका चला गया है। क्लियर है? तो ये आपको इतने जिले तो एक बार में हो गए। बाकी गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया। तो अब टेंशन काफ़ी आप लोगों को कम हो रहा होगा। अब आप लोग नक्शा में देखते जाएंगे, जो आपको वेस्ट चंपारण दिख रहा होगा, ईस्ट चंपारण दिख रहा होगा और सीतामढ़ी और शिवहर दिख रहा है, उसी के ठीक नीचे आपको दिखेगा मुजफ्फरपुर और उसी के ठीक नीचे आपको दिखेगा वैशाली। वैशाली में ही सोनपुर का मेला लगता है ना। उसके बगल में आप देखेंगे क्या हुआ? कोई सवाल है? वहाँ पे ऐसे दुनिया में वो फेमस है जानवरों का मेला के लिए, एशिया का सबसे बड़ा जानवर का मेला। लेकिन वहाँ पे एक विशेष प्रकार का मंदिर है। उस मंदिर का नाम आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? वो आप लोग सुने होंगे कि थोड़ा सा जो विष्णु जी के भक्त होते हैं और जो शिव जी के भक्त होते हैं, तो किसी कालखंड में थोड़ा सा दोनों में टकराव हो गया कि विष्णु जी बड़ा कि शिव जी बड़ा। तो वहीं पे एक विशेष प्रकार का मंदिर बनाया गया। हालांकि बहुत लोग इसको नहीं जानते, सब लोग जानते हैं कि सोनपुर का मेला मतलब जानवरों का मेला, लेकिन उस मेला लगने से पहले उस मंदिर में पूजा होता है और उसी मंदिर के किनारे ये पूरा मेला लगता है। तो ये आप लोग का होमवर्क है कि उस मंदिर का आप लोग नाम जानेंगे, उसका क्या नाम है। नाम हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सीतामढ़ी के बगल में आपको दिख रहा होगा मधुबनी। मधुबनी के नीचे मिल जाएगा दरभंगा और दरभंगा के नीचे है समस्तीपुर और समस्तीपुर के नीचे आपको मिल जाएगा बेगूसराय। क्लियर है? जब आप मधुबनी से और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो कौन है? सुपौल। सुपौल के नीचे मिल जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा के नीचे आपको मिल जाएगा सहरसा और सहरसा के नीचे मिल जाएगा खगड़िया। फिर इधर आपको मिल जाएगा सुपौल के इधर किशनगंज, हाँ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये सारे कौन से जिले हो गए? जो गंगा नदी के उत्तर में हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा इसी नक्शा से जो हम लोग पढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के उत्तर में है, यानी कि गंगा के उत्तर में है। तो आपको नक्शा पकड़ होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल से सीमा बनाता है। नेपाल ना दे के वो ऐसा दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। नेपाल दूसरा देश है, तो आपको नक्शा भी पकड़ होना चाहिए। ऐसा पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2 राज्यों से सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। किशनगंज और वेस्ट चंपारण के बारे में 2 हुए ना ऐसे। किशनगंज क्या कर रहा है? नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है और बंगाल के साथ भी सीमा बना रहा है। किशनगंज क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है और नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ऐसे नक्शा से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बार बीपीएससी में पूछा गया कि पटना किस किस जिला से सटता है,
तो ये सब रटने का चीज़ नहीं, आपको नक्शा पे पकड़ होना चाहिए। पटना पूछा हो, नालंदा पूछ दे, वेस्ट चंपारण पूछ दे, मधेपुरा पूछ दे, तो आपको पकड़ होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, उसके आसपास का बाउंड्री क्या है। क्लियर है? अब हम लोग नीचे देखेंगे, गंगा नदी के दक्षिण में देखेंगे। तो इधर तो बड़ा ऐसा आसान है चार्ट हो, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, इधर क्लियर हो गया। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पटना जिला, है ना। पटना जिले का आप नीचे देखेंगे तो कौन सा है, अरवल, अरवल और जहानाबाद। लेकिन सोन नदी के साथ सीमा कौन बना रहा है, अरवल बना रहा है। और अरवल के बगल में कौन है, बगल में जहानाबाद, वो नीचे में आ जाएगा, है ना। अरवल के बगल में जहानाबाद और जहानाबाद के बगल में नालंदा। नालंदा थोड़ा बड़ा जिला है तो बड़ा बना दिया यहाँ पे। इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो दिखे जाएगा औरंगाबाद, है ना। सबसे नीचे वाला क्षेत्र तो ये हो जाएगा आपका गया। क्लियर है? और गया के बगल में नवादा। इतना तक क्लियर है? इस बाउंड्री को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भागलपुर और बांका, और बांका और नवादा के बीच में आपको दिख जाएगा जमुई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नालंदा के बगल में आपको दिख जाएगा शेखपुरा, और शेखपुरा के बाजू में है लखीसराय, और उसके बाजू में है मुंगेर। हो गया? भारी था 38 जिला देखना। अब आप लोग को बस ये कैसे समझ में आएगा, कैसे ध्यान में रखें, तो ट्रिक बता चुके हैं। एगो बड़ा नक्शा लाइए या ऐसा भी नक्शा ले जाइए, घर में टांगिए, ब्रश करते हुए, खाते हुए एक बार बस देख लेना है, दैट्स इट, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये तक हम लोग जिला को देखें, लेकिन जिला नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रमंडल लेवल पे भी देखेंगे। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? 9 प्रमंडल है। प्रमंडल किसको कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कमिश्नरेट कह देते हैं, है ना। जैसे जिला लेवल पे जो हेड माने जाते हैं तो डीएम और एसपी हो गए, तो एसपी के ऊपर एसएसपी होता है, एसएसपी के ऊपर कमिश्नर होता है, कमिश्नर के ऊपर डीआईजी, डीआईजी के ऊपर आईजी, तो ऐसे चलता रहता है। तो प्रमंडल मतलब होता है कि कुछ जिलों का समूह, कुछ जिलों का समूह को हम लोग प्रमंडल कहते हैं। बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल हैं। तो अभी हम लोग इन 9 प्रमंडल को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। पहला है, हम लोग इसी गंगा से उत्तर देखेंगे, फिर गंगा से दक्षिण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गोपालगंज, सिवान और सारण को देखते हैं। तो ये इसका नाम है सारण प्रमंडल। पहला कौन सा हो गया हमारा? सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आ जाएगा? गोपालगंज, सिवान और सारण। तो सारण प्रमंडल में आ गए 3 जिले। उसके बगल में आपको दिख जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इन 6 जिला को कहते हैं हम लोग तिरहुत प्रमंडल। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मिथिला। यही क्षेत्र को क्या कहते हैं? मिथिला। हम लोग कहाँ तक हाँ, तिरहुत प्रमंडल तक चर्चा की है, सीतामढ़ी तक। सीतामढ़ी के बगल में आपको दिख जाएगा मधुबनी। मधुबनी, दरभंगा, और दरभंगा के नीचे होगा समस्तीपुर। समस्तीपुर, है ना। तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये तीनों जिला आते हैं दरभंगा प्रमंडल के तहत। है ना। ये 3 जिले आ गए आपको दरभंगा प्रमंडल के तहत। आपको समस्तीपुर के नीचे एक और जगह दिख रहा होगा बेगूसराय, लेकिन बेगूसराय इसमें नहीं आता। बेगूसराय आता है मुंगेर प्रमंडल में। बेगूसराय और खगड़िया मुंगेर प्रमंडल में आता है। हाँ, हम लोग दरभंगा प्रमंडल तक चर्चा कर लिए, यानी कि सीतामढ़ी के बाद हम लोग मधुबनी पहुंच गए। मधुबनी के बाजू में है सुपौल, और यहीं से कोसी नदी इन करती है। सुपौल के नीचे आपको मिल जाएगा चौथा नंबर, हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं कोसी प्रमंडल, क्योंकि यह नदी के नाम पे रखा गया, जो कोसी नदी है। तो कोसी प्रमंडल में पड़ जाएगा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कोसी प्रमंडल में कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। खगड़िया नहीं आएगा, ठीक। उसके बगल में आपको मिल जाएगा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये चारों जिले पड़ जाते हैं पूर्णिया, हाँ, पूर्णिया प्रमंडल में।
तो पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले? 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो इधर का क्लियर हो गया, किसी तरह का सवाल इधर नहीं। अब हम लोग इधर आते हैं, छठे नंबर पे आ जाएगा हमारा पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में हम लोग का कौन कौन सा जिला आ जाएगा? तो ये जितने भी 4 हैं ना, इधर गंगा और सोन के बीच में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये प्लस पटना और नालंदा। तो नालंदा किस प्रमंडल में आता है? पटना प्रमंडल में आता है। तो पटना प्रमंडल में कितने जिले हो गए? 6 जिले। तिरहुट प्रमंडल में भी 6 जिले थे और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले थे। कौन कौन से? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। क्लियर है? इसके बाद आपको 7वां नंबर पे मिलेगा मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में आते हैं 5 जिले। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो नवादा ये सब किस में आते हैं? मगध प्रमंडल में। इसके बाद आपको मिल जाएगा 8वां नंबर पे मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में भी आते हैं 6 जिले। कौन कौन से? शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नीचे का जमुई आ जाएगा और ऊपर का बेगूसराय और खगड़िया। तो यह 6 जिले आते हैं हमारे मुंगेर प्रमंडल में। और भागलपुर प्रमंडल जो है उसके अंदर भागलपुर और बांका सिर्फ 2 जिले आते हैं। इसी को हम लोग अंग भी कहते हैं। अंग का जो क्षेत्र था वो भागलपुर बांका का ही पड़ता था। भागलपुर प्रमंडल क्या हुआ? हाँ, अभी सुनेंगे हम लोग, प्राचीन बिहार में जब आएंगे तो उसकी कहानी आएगी। तो ये सारा 9 का 9 प्रमंडल का आपको नाम पता होना चाहिए। इन सभी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसका भी नाम पता होना चाहिए। सारा PDF प्रोवाइडेड है पहले से ही, तो आप दे देंगे, आप लोग शेयर कर लेंगे उसको, क्योंकि सवाल कभी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता या कौन सा जिला इस प्रमंडल में आता है। तो आपको हर एक प्रमंडल का नाम एज इट इज़ याद करना होगा। कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, कौन सा जिला झारखंड से सीमा बनाता है, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और कौन सा जिला नेपाल से सीमा बनाता है। तो ये भी हमको लगता है थोड़ा आसान प्रश्न है जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया जाएगा, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड से सीमा बनाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? रोहतास। ये दोनों से सीमा बनाता है। कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीमा बनाता है? तो कटिहार। कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा बनाता है? तो किशनगंज। कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? पश्चिमी चंपारण। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जिला गंगा नदी से सटता है? तो आपको हर एक जिला का लोकेशन याद होना होगा, जो भी ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो गंगा नदी है ना, ऑलमोस्ट सभी जिला का सीमा बना रही है। कुछ लोग, एक बार हम एक दोस्त के साथ गए तो नाव पे बैठ के गंगा जी टप गया, अब ट्वीट कर रहा है कि पटना घूमने आए हैं। तो तुम गंगा जी टप गए तो क्या हो गया? आप वैशाली पहुँच गए, है ना। तो वो ट्वीट गलत हो गया उसका टेक्निकल तौर पे। लेकिन एक जिला है जिसके ऑलमोस्ट बीचों बीच है, जिसके बीच से होते हुए, यानी कि जिससे होते हुए गंगा नदी जाती हुई है भागलपुर। भागलपुर को दिख रहा है आपको? भागलपुर का कुछ क्षेत्र गंगा के ऊपर भी है ना। लेकिन बाकी जितने भी जिला हैं, गंगा जी टप गए तो जिला आपका खत्म हो गया, जिला आपका समाप्त हो गया। लेकिन भागलपुर क्या है? गंगा के उधर भी है। तो यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिले से गंगा सीमा नहीं बनाती, ऐसा दे दिया जाए। और उसमें आपको पटना, वैशाली और बाकी आपको खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर दे दे, तो भागलपुर को ऑलमोस्ट बीचों बीच जाती है, बस खाली उसके बीच का सीमा नहीं बनाती। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जिला है उस उद्देश्य से। तो आप लोग देखिए कि इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, नक्शे को अच्छे से बनाएंगे, फ्री हैंड डायग्राम करेंगे, सारे जिले को एक बार देखेंगे कि जिला कैसा है, कहाँ पे उसका लोकेशन है। जैसे मधेपुरा तो थोड़ा सा वो लंबा जिला है, वो ज़्यादा लंबा हो गया मधेपुरा, है ना। बाकी सब आप जिला देखें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आपको दिखेगा। तो हो सके अगर कोई मैथ के ज़्यादा दिलचस्पी रहा सेटर को, तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ज़्यादा लंबा है या निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्क्वायर शेप टाइप का दिखता है। तो आपको जिला का होना चाहिए एक मोटा मोटी डायग्राम, तभी तो हम लोग पकड़ पाएंगे। क्लियर है?
बिहार का वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का लंबाई कितना है? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। इसे आप खींचेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 483 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये सब फैक्चुअल डाटा है, अक्सर पूछा नहीं जाता क्योंकि ये सब आपको मिल जाता है। तो ये हम लोग का हो गया। इसी के साथ इंट्रोडक्शन यानी कि पहला चैप्टर समाप्त। यहाँ तक किसी को पूछना कहीं पे प्रश्न कि कौन सा जिला कैसा है, कहाँ पे है? बोल रहे हैं कि जो नदी जितना गुजरता है तो उस पे भी कोई डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हक रहता है कि वो पूरी तरह से फ्री हैंड है कि वो भी मतलब जैसे बॉर्डर बना रहा है ना, तो जैसे कुछ दूर तक ऐसा नहीं कि नदी ये पटना का है और उधर वाला बॉर्डर का है, ये इधर वाला नदी इधर का है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए नदी पे जिला का अधिकार नहीं होता। नदी पे लड़ाई करते हैं राज्य। आप देखते हैं नदी परियोजना, नदी विवाद आप लोग सुनते रहेंगे। जैसे कावेरी नदी है, उस पर जो साउथ के स्टेट है आपस में थोड़ा उसमें विवाद रहता है कि हम ज़्यादा पानी लेंगे, हम ज़्यादा पानी लेंगे। जिला का कोई अथी नहीं होता, वो स्टेट राज्य सरकार ही तय करती है। बिहार पटना जिला नहीं कह सकते हम मेरा है, वो राज्य का होता है ना। हाँ, नहीं चौड़ा पड़ जा रहा है तो कह सकता है कि इतना दूर तक के बॉर्डर मेरा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। पटना जी के इधर ये है और गंगा जी टप गए तो आप वैशाली पहुंच गए। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल बॉर्डर में देखा जाता है। हाँ, वो समुद्र में देखा जाता है। कोई भी देश का सीमा रहता है तो उससे 200 नॉटिकल माइल तक वो देश का अपना सीमा माना जाता है। उसके आगे फिर वो इंटरनेशनल सीमा हो जाता है, यानी कि उसमें कोई भी ट्रेवल कर सकता है। आप लोग देखेंगे ये जो आर्यन खान का केस आया था तो लोग क्रूज शिप पे बैठ के जा रहा था, जो भी ड्रग्स या जो भी लोग को लेना था तो लोग जाता है इंटरनेशनल वाटर में। मतलब कि जहाँ तक भारत का सीमा है, जहाँ तक भारत की कानून लागू होती है, उससे टप के वो लोग पकड़ जाके जो भी अपना काम है करता, तो वहाँ पे पकड़ा भी जाता है तो भारत का कानून लागू नहीं होता उस पर। 200 नॉटिकल माइल के बाहर अगर कोई जाके क्राइम करता है तो वहाँ पे भारत का कानून नहीं लागू। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, सभी देश को यही दिया जा रहा है कि अगर आपका समुद्री सीमा लगता है तो 200 नॉटिकल माइल तक वो आपका अपना टेरिटरी हुआ। यानी कि उसमें अगर आप कुछ खनन करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हो, बिल्कुल उसी देश का होगा। उसके बाहर इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत कोई देश क्लेम नहीं कर सकता। चाइना के साथ जो इशू है वो क्या कर रहा है? आइलैंड बना रहा है। तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? यही दिक्कत आ रहा है कि वो आइलैंड बना लिया तो आइलैंड मेरा है, तो यानी कि उस आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र भी मेरा है। तो इसे करके क्या होगा कि जो भी मिनरल्स होगा, रिसोर्स होगा, वो अपना हड़प लेगा। अगर इंटरनेशनल वाटर में रहेगा तो सब देश मिलजुल के वहाँ का अपना जो भी होगा उस पर रिसर्च करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी कारण थोड़ा सा चाइना से भी विवाद रहता है बाकी देशों का। वो जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वही कारण बना रहा है। और कुछ बस वही समुद्र वाला से रिलेट करके नहीं। हाँ, तो नदी में वैसा कुछ नहीं है। वो नदी पूरा उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला उला का कोई अथी नहीं चलता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे।